जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने दादा स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नामक निबंध को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस निबंध की लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हम लोग इस निबंध को 3 चरणों में समझेंगे, बिल्कुल वो भी कहानी की तरह से, आसान सी शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरीके से इस निबंध को समझेंगे जो बिल्कुल ही याद हो जाएगी। इस निबंध के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। तो दादा स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नवीन नामक निबंध में लेखक ने नवीन जी के व्यक्तित्व और व्यवहार का गहन अवलोकन किया है। यानी कि इस निबंध में डॉक्टर नगेंद्र जी ने दादा स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के व्यक्तित्व और व्यवहार पर प्रकाश डाला है। यानी कि वह कैसे व्यक्ति थे, किस तरह से वह मस्त मौला व्यक्ति थे, उनकी लेखनी कैसी थी और उनकी वाणी में कितनी राष्ट्रप्रियता थी। इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए लेखक ने इस निबंध की रचना की है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। राष्ट्रीय यानी कि देश प्रेमी जो कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, उनमें से भी वह एक कवि हैं। यानी कि इनकी वाणी और इनकी लेखनी, इनके अधिकतर इन विषयों को अगर देखा जाए तो इनमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई होती है। इनकी अधिकतर विषय जो है राष्ट्रीय भक्ति से पूरी तरह से परिपूर्ण होती है। इनकी वाणी यानी इनकी बोली में भी अधिकतर राष्ट्रीय भावना झलकती है। तो नगेंद्र जी इनसे अत्यधिक प्रभावित थे और इन्हीं के ऊपर, दादा स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के ऊपर ही इन्होंने इस पूरे निबंध को लिखा है और उनके व्यक्तित्व से परिचित करवाया है कि ये कैसे महान साहित्यकार और रचनाकार रहे हैं। चलिए, इस निबंध में 3 फेज हैं, यानी कि 3 चरण हैं। पहली मुलाकात डॉक्टर नगेंद्र जी की, फिर दूसरी मुलाकात उनसे कब होती है और अंतिम समय में। चलिए अब इस निबंध को पूरी तरह से समझेंगे, वो भी कहानी की तरह। पहली मुलाकात। तो पहली मुलाकात 1945 में कानपुर में इनकी होती है, डॉक्टर नगेंद्र जी की बालकृष्ण शर्मा जी से, जब वह प्रताप के दफ्तर में बैठे हुए होते हैं। जब वह उन्हें देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जी आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति, और वह देखते हैं कि उनकी वाणी में कितनी राष्ट्र प्रेम भरी हुई है, राष्ट्रीय भावना किस तरह से झलक रही है। और वह यह भी देखते हैं कि उनका शरीर और उनकी वाणी दोनों में मेल नहीं है। शरीर उनकी अत्यंत दुर्बल है, लेकिन उनकी वाणी में इतनी ऊर्जा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहली मुलाकात इनकी कानपुर में होती है और जिससे यह उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित भी होते हैं। वह उस पहले मुलाकात के बाद जब वह लौटते हैं तो उन्हें बार बार बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की यादें आती हैं। लौटने के बाद भी उनका स्मरण उन्हें बार बार हो रहा है। फिर तभी उनकी दूसरी मुलाकात 8 दिसंबर 1959 को दिल्ली में होती है। लेकिन इस समय जो है दूसरी मुलाकात में इनकी 63वें वर्षगांठ की जो है तैयारी की जा रही है और इस वर्षगांठ की सभापति मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का और नवीन जी का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। तो इनकी वर्षगांठ की तैयारी की जा रही है और वहाँ पर और भी कई साहित्यकार, राजनीति से संबंधित लोग, रचनाकार, निबंधकार, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी भी मौजूद हैं। लेकिन जब कानपुर में देखे थे, जब कानपुर में इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उस समय की परिस्थिति कुछ और थी नवीन जी की। लेकिन जब यह दूसरी मुलाकात उनसे होती है तो इस दूसरी मुलाकात में बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर उन्हें दिखाई देता है। उनका शरीर आज इतना दुर्बल हो चुका है कि उनके सिर के ऊपर मौत की छाया मंडरा रही है और सभी को भय है कि कहीं यह भावात्मक सम्मेलन जो है यह कहीं अभावात्मक न हो जाए। सभी को चिंता है कि इनकी कहीं मृत्यु न हो जाए। स्थिति अत्यंत ही खराब, बहुत ही दुर्बल हो चुके हैं।
आवाज़ में भी थोड़ी नमी आ चुकी है और सभी लोग इनकी जो है प्रार्थना करते हैं कि ये किसी तरह से बचे रहें। और उनमें से एक थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वह भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरी उम्र के कुछ अंश बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को प्रदान कर दे। और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन वह भी अधूरी सुनी और नवीन जी के पहले ही आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र ही इनकी बात और इनके व्यवहार से केवल प्रभावित नहीं थे, बल्कि और भी कई साहित्यकार, राजनीतिक और लेखक ऐसे भी रहे हैं कि जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। केवल यही प्रभावित नहीं थे, इनकी वाणी में इतनी ऊर्जा थी कि कोई भी इनसे जो पहली बार भी अगर मिले तो वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता। और ये बोलते बहुत ही कम थे और इनकी बातों को सुनने के लिए सभी उत्साहित रहते थे। इनकी वाणी अमृत वाणी की तरह होती थी, इसीलिए सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक होते। तो यहाँ पर जब अग्रसेन जी की देहांत हो जाती है तत्काल ही, तो यहाँ पर अंधकार सा छा जाता है, सभी लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद अपनी दुर्बल शरीर के कारण बालकृष्ण शर्मा जी अंतिम समय की ओर बढ़ जाते हैं और सभी परेशानियों और सभी बीमारियों को झेलते हुए इस संसार को अलविदा कहते हैं। अब आ जाते हैं अंतिम समय पर। तो अंतिम समय में अपनी सारी पीड़ाओं, सारी कष्टों को झेलते हुए इस संसार को अलविदा कहते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात पूरे दिल्ली भर में हड़कंप सी मच जाती है। सभी लेखक, निबंधकार, साहित्यकार जितने भी थे सभी की तांता लग जाती है, भीड़ लग जाती है वहाँ पर। और मैत्री शरण गुप्त जी, जो नवीन जी से उनका गहरा संबंध था, उनकी स्थिति तो अत्यंत बुरी हो गई। सभी लोगों का यहाँ पर यह मानना था कि नवीन जी की जो है अंतिम संस्कार दिल्ली में ही की जाए, लेकिन नवीन जी के घर वालों की इच्छा अनुसार उन्हें जो है कानपुर लाने की व्यवस्था की जा रही थी। और साथ ही साथ लोगों ने यह भी तय किया था कि इस यात्रा में गुप्त जी को आने न दिया जाए। क्योंकि उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, वह भी बीमार ही चल रहे थे। लोगों के काफ़ी मना करने के बाद, डॉक्टर ने भी उन्हें काफ़ी मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी वह स्टेशन पर चले जाते हैं। वह जिद किए हुए रहते हैं कि नहीं, मैं भी चलूँगा। और स्टेशन पे तो सभी लोगों की पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है, स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। और वहाँ किसी तरह से गुप्त जी जाते हैं और अंतिम विदा देते हैं, अंतिम विदाई देते हैं। और पूरे स्टेशन में नवीन जी की जय जयकार से पूरी स्टेशन गूंज उठती है। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक ऐसे साहित्यकार और ऐसे राष्ट्रप्रेमी के व्यक्तित्व को यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिखाने का प्रयास किया, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और यह बताने का भी प्रयास करते हैं कि इनकी नामौजूदगी आज भी साहित्य के जगत में सभी को खलती है और इनके जैसा न कभी कोई साहित्यकार हुआ है और न कभी हो सकेगा। इनके समय में ही इनकी तुलना, इनकी बराबरी करने वाला पहले से ही कोई नहीं रहा और ना आगे होगा। तो यहाँ पर लेखक ने नवीन जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है और उनके व्यक्तित्व को जो है पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह निबंध अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इस निबंध में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है और किसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।